हेलो गाइस, मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी विश के परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सेट 9 स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट चल रहा है और ये वीडियो यूजफुल होने वाला है किसी भी एसएससी, सीएसएसएल, एनटीपीसी, सीएसएफ, पीएससी या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम जिसके लिए इसमें जीके का एक पार्ट आता हो। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही डिस्कस कुछ क्वेश्चन डिस्कस और कुछ इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जोड़ देते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ये वीडियो तक लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम है गोपाल तिवारी और आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के स्टैटिक जीके के सेट 9 के क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके जो बगल में नोटिफिकेशन बेल होती है जब भी ये से भी प्रेस कर ले, जैसे जब भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाए आप लोगों के पास बिना किसी देरी के वो वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला महिला रक्षा मंत्री है तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, लीला सेठ या विजय सिंह पंडित? तो देखिए, इन दोनों का तो भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं, तो उसका आंसर देख ले तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी बनी है। इसके अलावा ये पहली वित्त मंत्री भी बनी है। इसके पहले रक्षा मंत्री तो बनी थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही बनी थी। तो पूर्णकालिक रक्षा महिला रक्षा एक्स्ट्रा पदभार उन्होंने उनके द्वारा संभाला गया था रक्षा मंत्री के द्वारा। जबकि निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक और पूरी तरीके से भारत की पहली रक्षा मंत्री बन गई। इनके पास स्वतंत्र बिल्कुल इंडिपेंडेंट मंत्रालय था। इसके अलावा सुषमा स्वराज भारत की पूर्व महिला विदेश मंत्री भी रही। इसके अलावा लीला सेठ है जो उनका संबंध किसी भी देश के हाई कोर्ट में पहली महिला जज बनने का रहा। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित भारत भारत के यूएनओ में एक सदस्य रही है भारत की तरफ से। तो चलिए वहां पर भारत का ये प्रतिनिधित्व करती थी और ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना का संबंध किससे है? तो संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हिरण की प्रजातियों से है, या कस्तूरी मृग के संरक्षण से है, बाघ परियोजना से है, या कछुआ परियोजना से है? तो हंगुल परियोजना का संबंध किससे है? तो आइए देखते हैं। तो हंगुल परियोजना का संबंध रहा है संकटग्रस्त शामिल जो भी हिरण की प्रजाति लिस्टेड रही है। तो इस परियोजना को भारत में 1970 में लाया गया था और 1970 में जो हिरण और आज भी बारहसिंगा जो भी है हिरण हिरण प्रजाति के स्टैक के ही हैं। तो काफी ज्यादा उनको संरक्षण की जरूरत है क्योंकि लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। इसके अलावा कस्तूरी मृग की भी संख्या लगातार घटती जा रही है और ये स्टेट बेसिकली दो राज्यों के लिए स्टार्ट किया गया था, सिर्फ बाद में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। स्टार्टिंग में ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए आया था, लेकिन इसे बाद में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था 1972 तक। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जमाव वाले क्षेत्र में निम्न में से क्षेत्र में किस प्रकार के वन विकसित होते हैं? जब वहां जल ज्यादातर जमा हो जाता है तो वहां पर किस प्रकार के वन विकसित किए जाते हैं? तो मैग्रोव प्रकार के, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन? तो पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्रोव वन। वहां पर ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे ज्यादातर जहां पर बारिश होती है, ज्यादातर जो मैग्रोव वन बनते हैं वहां पर क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो आकर के समुद्र से मिलती हैं तो एक कहीं न कहीं एक बड़े प्रकार का डेल्टा बनाती हैं। तो वहां पर मैग्रोव वन अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा पर्णपाती वन तो लगभग पूरे भारत में पाई जाते हैं। सर्दियों के बाद ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो इसलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। सदाबहार वन जहां पर बारिश बारह बारह महीने होती रहती है, जैसे इक्वेटर के आसपास का रीजन। इक्वेटर के आसपास के रीजन में बारिश साल के 12 महीने होती रहती है, इसीलिए इस प्रकार एक सेकंड। साल के 12 महीने भी लगातार बारिश होती रहती है तो इस प्रकार के वन वहां पर सदाबहार वन कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर और यहाँ की जो पत्तियां होती हैं, जो रीफ होती है वो काफी मोटे आकार की होती है। और शंकुधारी वन कहीं ना कहीं पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ की पत्तियां क्या हो जाती हैं, पैने आकार की हो जाती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री अगर आप देखोगे तो वहां उसकी पत्तियां होंगी तो वो भी एक शंकुधारी पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं? तो कौन सी फसल है? जूट है, चाय है, गन्ना है, चावल है? तो आंसर देख लेते हैं। तो चाय तो बंगाल के कुछ ही क्षेत्रों में होती है, जबकि गन्ना भी कुछ ही क्षेत्रों में होता है। चावल बंगाल में काफी मात्रा में पाया जाता है, गन्ना भी काफी हद तक पाया जाता था।
लेकिन जूट की फसल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती थी, और अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इस पर अपनी जो लगान की दर है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तो किसान अंग्रेज चाहते थे कि जूट की फसल हो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले। अभी किसान को टैक्स देने में ज्यादा, अब कोई भी कितना ज्यादा टैक्स दे पाएगा, तो इसीलिए किसान चाहता था कि हमें गेहूं या चावल में से कोई खाने के लिए भी हो जाए और टैक्स चुकाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त रहे। इसलिए जो किसान थे वो ज्यादातर जूट का उत्पादन करना चाहते थे, कि अंग्रेज उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो जूट जूट का उत्पादन करें, जबकि किसान नहीं चाहते थे, वो गेहूं या चावल ज्यादा उत्पादन करना चाहते थे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो एडवर्ड टेनर, बर्नर्ड बॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर या सैमुअल कोहिन के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया है। तो आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेनर। एडवर्ड टेनर ने हाइड्रोजन बम को देखा था, और उन्होंने जब उन्होंने 1952 में अमेरिका की तरफ से उन्होंने ये टेस्ट किया था और इसके रिजल्ट को देखा था, तो ये खुद ही शॉक रह गए थे। और बाद में इन्होंने इसको ना बनाने की सलाह भी अमेरिका को दे डाली, और अमेरिका ने फिर इस पर कभी भी प्रयोग नहीं किया। क्योंकि हाइड्रोजन बम क्या होता है, कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आता है। इसमें हीलियम के कण हाइड्रोजन से मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रिया बनाते हैं जिसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सबसे बात है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि उसने हाइड्रोजन बम बना लिया है, और इस प्रकार के रूस के भी दावे किए गए हैं लगातार। हकीकत क्या है किसी को पता नहीं है। तो ये किया था, इसकी इसकी जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड टेनर के द्वारा किया गया था। कुछ ना कुछ इस प्रकार का होता है हाइड्रोजन बम। जब ये कोई भी एटम बम क्या होता है, एटम बम में नाभिक की विखंडन पर क्रिया कार्य करता है, तो इसके द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि हाइड्रोजन बम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ये नाभिकीय संलयन और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सॉरी। नेक्स्ट, तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या अंतर है, ये क्या है। भारतीय शोध रिएक्टर है, तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है, ये पावर संयंत्र है। तो ये क्या है। तो ये भारतीय शोध रिएक्टर है, और भारतीय शोध रिएक्टर और ध्रुव तारा है, और साइरस भी तारा है। लेकिन पूर्णिमा एक कंडीशन है। पूर्णिमा क्या कंडीशन है, पूर्णिमा के दिन पूरा का पूरा चांद होता है, क्योंकि क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरा, क्योंकि ये जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा कंडीशन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो पूरा का पूरा चंद्रमा को कवर कर लेता है, पूरा का पूरा देख लेता है। तो इससे पृथ्वी से जब चंद्रमा दिखाई देता है तो पूरा का पूरा दिखाई देता है। इसीलिए इसीलिए चंद्रमा इसीलिए ये पूर्णिमा एक कंडीशन है, इसके पास अमावस्या भी कंडीशन है। और चलिए ठीक है, पावर संयंत्र तो ये है ही नहीं है, तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रोलॉग शब्द का संबंध किससे है। जीव विज्ञान से, कंप्यूटर से, अर्थशास्त्र से, कृषि तकनीक से। तो प्रोलॉग का संबंध किससे है, तो प्रोलॉग का संबंध कंप्यूटर से है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोडिंग होती है वो प्रोलॉग में ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे सीधे कब चमकता है। तो पूरे वर्ष चमकता है, 6 माह चमकता है, वर्ष में 3 बार चमकता है, 1 बार चमकता है। इसका आंसर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा पर होती है, ये है इक्वेटर लाइन, ये है इक्वेटर लाइन। और यहाँ पर और सूर्य कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों के बीच में रहेगा तो इक्वेटर पर तो वो हमेशा रहेगा। तो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे वर्ष चमकता है, और इन पर कहीं ना कहीं 6-6 महीने के लिए अपना एरिया में आता है। और इस जो एक पूरे साल का जो एक परिक्रमा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक करता भी है। इसके अलावा ये पोलर रीजन है और ये पोल है, और ऐसा ही कंडीशन नीचे भी बनती है। इसे ग्रेट आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसे ग्रेट इक्वेटर या ग्रेट लाइन भी बोला जाता है, या महासागर या बड़ी लाइन भी बोला जाता है। जबकि ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या मकर कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। और ये 23.5 डिग्री पर ऊपर बनती है, 23.5 डिग्री नीचे बनती है। और इसके बीच के क्षेत्र को कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, और भूमध्य रेखा पर सिर्फ गर्मी पाई जाती है। और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 27+ माना जाता है, माना क्या होता ही है। चलिए नेक्स्ट, 17 दिसंबर 1928 को सन जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। तो किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा, मंगल पांडे, सुखदेव या बिपिन चंद्र पाल, किसके द्वारा की गई थी।
तो इनकी हत्या की गई थी, भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और भगत सिंह की हत्या क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट करके कहीं ना कहीं हत्या कर उनको इतना घायल कर दिया था कि आगे जाकर के वो खत्म हो गए। तो इससे ही रोष में आकर के लाहौर में भगत सिंह के द्वारा जॉन सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1922 में होने वाला फीफा जो वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो इसका आयोजन किस देश में होगा? तो ब्राजील में होगा, यूएसए में होगा, फ्रांस में होगा, कतर में होगा। इस वर्ल्ड कप पर भी काफी कहीं ना कहीं क्या बोला, कोविड-19 के कारण से तलवार लटकी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो ओलंपिक गेम्स है वो 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और जो वर्ल्ड गेम्स है उनको भी अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं फीफा, तो उम्मीद है कि फीफा वर्ल्ड कप पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होगा, क्योंकि सारे गेम्स कहीं ना कहीं अपनी जगह से खिसक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये फीफा वर्ल्ड कप अभी भी 2022 में और 22 में होना है, और इसे अभी तक पोस्टपोन करने की कोई भी सूचना वर्तमान में नहीं मिली है। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? वो भाला फेंकते हैं, कुश्ती करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो बजरंग पुनिया एक रेसलर है और ये हरियाणा से आते हैं। इतना काफी है। राजेंद्र प्रथम का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, देवभूति था, स्कंदगुप्त था, या राजराज प्रथम था? तो राजेंद्र प्रथम ये चोल साम्राज्य के हैं, और ये पहले राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया था। और इनके पुत्र आए थे राजराज प्रथम, और इनके द्वारा ही जो 10 मंदिर है, तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। राजराज प्रथम के द्वारा ही उसका निर्माण करवाया गया है, जो कि एक चोल साम्राज्य के एक राजा हुए हैं आगे जाकर के, और राजेंद्र प्रथम के ये पुत्र हैं। और राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कहीं ना कहीं जौ थी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो हमें वैसे ही ऑप्शन लगा रहा है, तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई फसल थी वो थी गेहूं। जबकि अगर ओरिजिनल में जौ जो मानव द्वारा लाई गई पहली फसल थी। चावल और चना तो बहुत बाद में आए थे, और ये सभी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का है, 6 वर्ष का? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र नहीं देना चाहे उपराष्ट्रपति को ही देता है। और उपराष्ट्रपति कहीं और राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति जैसे ही कोई व्यक्ति बनता है वो सीधे सीधे राज्यसभा का सभापति बनने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि समता स्थल को किस व्यक्ति की समाधि के स्थल के रूप में जाना जाता है? जैसे वीर भूमि हो जाती है, तो वीर भूमि कहलाती है राजीव गांधी की कहलाती है। राजघाट महात्मा गांधी की है। शक्ति शक्ति स्थल कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का है। तो इसी प्रकार से जो समता स्थल है वो किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है जगजीवन राम को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं की जो बेटी थी जो भारत की पहली लोकसभा स्पीकर भी बनी थी, उनका नाम था, मेरे माइंड से निकल रहा है, उनका नाम था, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया है। और 2008 से 2013 तक ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर भी रही थी। और इन्हीं के टाइम में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी देखने को मिली, प्रतिभा पाटिल इन्हीं के टाइम पे बनी थी। शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति रहे हैं, यानी जेल सिंह भी राष्ट्रपति रहे हैं। इनके द्वारा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने पॉकेट वीटो कर लिया था, जो कि डाक विभाग से संबंधित एक विधेयक था, इसको पॉकेट वीटो कर लिया गया था, इसलिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। चौधरी चरण भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट। 2001 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमर्त्य सेन को, बीएस नयपॉल को, कैलाश सत्यार्थी को, अमीर त्रिपाठी को? तो 2001 में किसको किया गया? 2001 में किया गया बीएस नायपॉल को किया गया है। और अमर्त्य सेन को 1998 में किया गया अर्थशास्त्र के लिए। आपकी कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज नोबेल प्राइज मिला है, और ये मलाला यूसुफजई के साथ इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये कहाँ से, नई दिल्ली से की गई है, चेन्नई से की गई है, मुंबई से की गई है, जयपुर से की गई है? तो द ग्रेट इंडियन ब्लॉक ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। और इस देश में इस मुहिम में कई सारे राज्य जुड़े थे, जैसे राजस्थान का जयपुर से टी जोड़ा गया था, क्योंकि एक महाराजा ट्रेन टाइप की ट्रेन थी जिसमें और ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था, और आईआरसीटीसी के द्वारा इसको चलाया गया था।
इसको जैसे खजुराहो जयपुर खजुराहो जयपुर साउथ के कुछ राज्य इनमें चलाया गया था और ये पूरी तरह से लग्जरियस और महाराजा टाइप की ट्रेन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, कर्नाटक में। ये आणविक का मतलब होता है परमाणु या फिर एटॉमिक। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर स्पेसिफिक तो हो जाएगा कल्लपक्कम में 1971 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की स्थापना की गई थी और पूरा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पर कई कई प्रकार के रिसर्च सेंटर भी और जो D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका भी निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो ये तमिलनाडु में भी कल्पक्कम में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पोखरण जो न्यूक्लियर कहीं ना कहीं जो परीक्षण हुआ था तो 1974 में हुआ था पहली बार। तो इसका जो आधिकारिक कोड क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा रखा था, थंडरबोल्ट रखा था, फ्लाइंग गरुड़ रखा गया था, अग्नि परीक्षा रखा गया था। तो क्या रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था, जो भी यहाँ पर रिसर्च हुई थी, वहां पर इंदिरा गांधी भी पहुंची हुई हैं। तो ये 1974 में ये किया गया था। और इसके बाद 1998 में भी किया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और उस टाइम के प्रधानमंत्री उस टाइम के प्रधानमंत्री तत्कालिक प्रधान 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान की है, चीन की है, इटली की, युगोस्लाविया की है? तो इनमें से युआन किस देश की मुद्रा देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है चाइना की मुद्रा। और वर्तमान में एक चाइनीज बराबर और लगभग 10 रुपए हो जाते हैं। तो एक अगर आपके पास चाइनीज युआन है तो आपके पास ऑटोमेटिकली 10 रुपए आपके पास मान लिए जाएंगे, 10 रुपए 86 पैसे मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है? तो किसने इंडिया विंस फ्रीडम की नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम। और इसमें पूरे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को बताया गया है इनके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये मुंबई से चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ मालेश्वर को, विजय भाटकर को, जयंत नेर्लिकर को, या नंदन नीलेकणी को? तो किसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक? तो सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को कहा जाता है। और जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था परम, तो इसकी जो बनाने की जो कि सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था, इसमें ये एक प्रमुख भूमिका में थे। इसके अलावा जो आधार का आज जो आधार आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसमें अगर किसी का दिमाग था तो वो था नंदन नीलेकणी का दिमाग इसके पीछे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता क्या इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है, पोलरियोमीटर से, थर्मामीटर से, हाइग्रोमीटर से? तो आर्द्रता क्या होती है? अब बादल बोल रहा हूँ, आकाश में मौजूद जो भी पानी के कण होते हैं और पानी के जो कण होते हैं उसको आर्द्रता माना जाता है। तो आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, आर्द्रता को मापा जाता है कहीं ना कहीं। थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग? तो ये देखने को मिलती है हमें देहरादून में, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और ये कहीं ना कहीं और इसरो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये इसरो के अंतर्गत आती है और इसरो का यहाँ से कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस शासक को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने पर मजबूर कर दिया था? तो शेर शाह ने जो चौसा लड़ा गया था 1539 में और कन्नौज लड़ा गया था 1540 में। तो इनमें से किसको हरा करके ईरान को भागने को मजबूर कर दिया? तो इसमें हराया था उन्होंने हुमायूं को हरा करके ईरान की ओर भगा दिया था। और वहीं पर जब राजा अमरकोट के यहाँ पर 1542 में अगले भारत के जो महान सम्राट के देखना कहीं ना कहीं हुए हैं, जो कि अकबर हुए हैं। तो और अकबर 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा तो वो भारत को टेक ओवर कर लेंगे। इसके बाद सरहिंद में जब दोबारा ये शेर शाह के पुत्र से मोहम्मद को हराएंगे और हुमायूं दोबारा भारत पर शासन करने आ जाएंगे 1555 में। बेगलाम का युद्ध भी इसको बोला जा रहा है। और शाहजहां हुमायूं के पुत्र हुए अकबर, अकबर के पुत्र हुए जहांगीर, जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां। और शाहजहां के कहीं ना कहीं पुत्र देखने को मिलते हैं
औरंगजेब, और औरंगजेब के पुत्र देखने को मिलते हैं बहादुर शाह प्रथम, और शाहजहां के पुत्र देखने को मिलते हैं औरंगजेब भी देखने को मिलते हैं। और औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का गोला पूरा दिखता है, लाल छल्ला दिखता है, सूर्य किरीट दिखता है, सूर्य का संलयन दिखता है, तो इसको बोला जाता है। अब ये है पूरी पिक, और ये आप देख रहे हैं, ये पर एक प्रॉपर सूर्य ग्रहण का सोलर इक्लिप्स का प्रॉपर एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं इसमें एक चारों तरफ ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, इसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और जो इस लेयर को कहा जाता है तो उसको सूर्य किरीट कहा जाता है, सूर्य किरीट कहा जाता है। और इसे देखना कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत तीखी रोशनी आती है जो कि आंखों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है, तो इसको देखने से मना भी किया जाता है। और भारतीय जो धर्मशास्त्र है उसमें तो कहता है सूर्य ग्रहण में देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन साइंस कहता है कि इसे चश्मे से देख सकते हैं, चश्मे के द्वारा, जो भी स्पेशल चश्मा आता है उसके द्वारा देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि भारत में जो चमड़ों के जूतों को बनाने का प्रश्न कहाँ से शुरू माना जाता है? तो कुषाणों से माना जाता है, शकों से, सातवाहन से, या मौर्य से। तो किसके द्वारा जूतों को बनाने का प्रचलन माना था? जूते तो बन रहे थे, लेकिन चमड़े के जूते बनाने का, तो चमड़े के जूते बनाने का श्रेय दिया जाता है कहीं ना कहीं कुषाणों को दिया जाता है। कुषाण, और जो कुषाण एम्पायर की जो स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं कुजासा कद कुजासा कद के द्वारा की गई थी। और ये पूरे के पूरे हिंदू कुश पर्वत को, ये कहीं ना कहीं चाइनीज सीजन से आते थे और हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये भारत में आए और उन्होंने कुषाण एम्पायर की स्थापना की। नेक्स्ट, स्पैम का संबंध किससे होता है? तो कंप्यूटर से है, कला से है, संगीत से है, खेल से है। स्पैम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं कंप्यूटर में। एक स्पैम आते हैं जो ईमेल में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपने जीमेल को लिए, और इसमें स्पैम नाम का एक फोल्डर बना रहता है। इसमें क्या होता है, जो भी आप भेजते हो वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाता है, और या फिर पहुंच जाता है, या फिर जो जो कंपनियां कई बार बेचती हैं तो वो स्पैम के रूप में बेचती हैं। इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो ऐसे फोल्डर को स्पैम फोल्डर भी कहा जाता है, और इसका पूरी तरीके से संबंध कंप्यूटर से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपीकल्चर, सॉरी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है, ये आप देख रहे हो कीट देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हिफाजत करता है, जो ये रेशम है, रेशम का ये धागा है, इसकी हिफाजत क्यों करता है? तो ये कीट के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए इस पालन को, रेशम के जो कीट पालन है, जब भी लगती है तो इस प्रकार के ये कीटाणु इसमें छोड़ जैसे ये इसकी रक्षा करे। और एपीकल्चर के बारे में बात करते हैं, मधुमक्खी पालन में काम करता है। कि हॉर्टिकल्चर फलों और सब्जियों वगैरह उगाने में काम करता है। कि फ्लोरिकल्चर में कहीं ना कहीं जो फूलों की सजावट का कार्य किया जाता है, जो जिन्होंने फूल उत्पादन किए थे, इनके अंतर्गत ये फ्लोरिकल्चर आता है। चलिए नेक्स्ट, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, वसा के रूप में होती है, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। जब भी यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। क्या होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्लूकोज में जब उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है। और जब ज्यादा जमा होने लगती है तो कहीं ना कहीं यही बीमारी का सबब भी बनती है। तो याद रखना है कि यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए, ये थे आज के स्टैटिक जीके के पार्ट 9। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को के नीचे कमेंट भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ।